नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हेन ए डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। देखो जब एक डायोड फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में होता है तब उसमें जो माइनॉरिटी करंट होता है वो कम होता है, या फिर मेजॉरिटी करंट कम होता है, या फिर बैरियर पोटेंशियल कम होता है, या फिर बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर होगा जब किसी भी डायोड में फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में होता है तब उसमें जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, देखो जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो किसी भी डायोड का जो सेंटर में जो जंक्शन होता है वहाँ पर होता है। देखो ये जो डायोड है इसमें ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों के बीच में ये जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। देखो जब ये रिवर्स बायस्ड कंडीशन में होता है मीन्स पी टाइप के साथ नेगेटिव कनेक्शन होता है और एन टाइप के साथ पॉजिटिव कनेक्शन होता है, इसको हम कहते हैं रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस्ड में ये जो हमारा बैरियर पोटेंशियल आता है ये बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हम फॉरवर्ड बायस्ड की बात करेंगे, देखो ये फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में है तो इसमें देखो ये पी टाइप पॉजिटिव के साथ एन टाइप नेगेटिव के साथ कनेक्शन हुआ है, तो इसलिए ये है फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में। तो जब फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन होता है तब देखो ये पी टाइप और ये एन टाइप दोनों के बीच में ये जो बैरियर पोटेंशियल है ये बहुत कम है। और इधर देखो इधर और भी कम है, क्योंकि देखो इधर 0.4 वोल्ट है फॉरवर्ड बायस्ड में और इधर उससे भी ज़्यादा वोल्ट फॉरवर्ड बायस्ड में है। तो जितना ज़्यादा वोल्ट होगा फॉरवर्ड बायस्ड में बैरियर पोटेंशियल उतना ही कम होगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, जब फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो बैरियर पोटेंशियल कम होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हुईच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इलेक्ट्रॉन विल बी मेजॉरिटी कैरियर। देखो इधर एक है पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा है एन टाइप सेमीकंडक्टर, तीसरा है एनपीएन ट्रांजिस्टर, चौथा है पीएनपी ट्रांजिस्टर। इनमें से कौन सा डिवाइस में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर इनमें से कौन सा डिवाइस में है। तो इसका आंसर होगा जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मेजॉरिटी कैरियर होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये जो फिगर है ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर का फिगर है। एनपीएन मीन्स इसका जो एमिटर होता है ये एन मीन्स नेगेटिव होता है, जो बेस होता है वो पी होता है और जो कलेक्टर होता है वो एन होता है। लेकिन पीएनपी में जो एमिटर होता है वो पी होता है, पी मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स होल होता है। लेकिन इधर एमिटर क्या है, एन मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है। एमिटर से ही इलेक्ट्रॉन निकलकर बेस के पास जाता है। देखो पे ये बात देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एमिटर से निकलकर बेस के पास थ्रो होकर कलेक्टर के पास जाता है। तो इसीलिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है मेजॉरिटी कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये वाला सिंबल आपको याद रखना होगा, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसका जो एरो मार्क होता है वो एमिटर की तरफ रहता है, और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उसका जो एरो मार्क होता है वो बेस की तरफ रहता है। ये बेसिक डिफरेंस है, ये आपको याद रखना होगा। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वोल्ट मीटर है द लीस्ट पावर कंजप्शन। देखो इनमें से कौन सा टाइप वोल्ट मीटर में सबसे कम पावर कंजम करता है, लीस्ट पावर कंजम्पशन कौन सा वोल्ट मीटर करता है, इंडक्शन टाइप वोल्ट मीटर, या फिर हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, या मूविंग आयरन एट्रैक्शन टाइप, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वोल्ट मीटर होता है ये सबसे कम लीस्ट पावर कंजप्शन करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें देखो एक होता है हमारा फिक्स्ड प्लेट और एक होता है मूवेबल प्लेट। जब जो फिक्स्ड प्लेट होता है उसको हम अगर पॉजिटिव चार्ज से चार्जिंग करेंगे और जो मूवेबल होता है उसको अगर हम नेगेटिव चार्ज से चार्ज करेंगे तब क्या होगा, देखो ये फिक्स्ड वाला पॉजिटिव रहेगा और मूवेबल वाला नेगेटिव रहेगा। उसके बाद हम सब जानते हैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्शन करते हैं, तो अब क्या होगा, देखो ये जो फिक्स्ड प्लेट है ये इसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव जो मूवेबल पार्ट होता है इसको अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये जो मूवेबल पार्ट होता है, देखो ये जो मूवेबल पार्ट है इसके साथ एक स्प्रिंग कनेक्शन हुआ है। देखो ये स्प्रिंग कनेक्शन हुआ है और ये स्प्रिंग होता है ये इस नीडल के साथ कनेक्शन होता है। तो इसलिए देखो अगर जितना ज़्यादा वोल्ट होगा तो उतना ही फोर्स में इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक से देखो जितना ही ज़्यादा वोल्ट होगा ये फिक्स्ड प्लेट इस मूवेबल प्लेट को उतनी ही फोर्स में अट्रैक्ट करेगा, जिससे ये स्प्रिंग है उतना ही ज़्यादा एक्सपेंशन होगा और ये नीडल उतना ही ज़्यादा मूव करेगा। इसी मेथड में ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वोल्ट मीटर होता है ये ऑपरेट करता है। तो इसीलिए और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वोल्ट मीटर में जो पावर कंजप्शन होता है वो सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर।
देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ द शॉर्ट फॉर एमीटर इज यूजुअली ऑफ द ऑर्डर ऑफ। देखो जब हम किसी गाल्वानामीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, देखो ये सिर्फ गाल्वानामीटर है, जब इसको हम एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तब क्या करना होता है हमें ना, ये जो गाल्वानामीटर होता है इसके पैरेलल में एक रेजिस्टर को कनेक्शन करना होता है। तो ये जो रेजिस्टर को कनेक्शन करते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 1000 ओम या इससे भी ज़्यादा होता है, या फिर 100 ओम से भी ज़्यादा होता है, या फिर 100 से कम होता है, या फिर 1 ओम से कम होता है। तो इसका आंसर होगा जब हम किसी भी गाल्वानामीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तब उसके पैरेलल में एक रेजिस्टर को कनेक्शन करते हैं, जिस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 ओम से भी कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आता है हम कैसे एक गाल्वानामीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ना एक स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्शन करके उसको हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इंसुलेटर द एनर्जी गैप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। देखो इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप होता है जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं वो कितना होता है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या फिर 1.1 से लेकर 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या फिर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या फिर 5 से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसका आंसर होगा जो इंसुलेटर होता है इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर एनर्जी गैप 5 से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, यह है इंसुलेटर, यह है सेमीकंडक्टर, यह है कंडक्टर। जो कंडक्टर होता है उसमें देखो ये जो नीचे वैलेंसी बैंड है, ऊपर में है हमारा कंडक्शन बैंड, दोनों आपस में ओवरलैप है, मीन्स दोनों के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर एनर्जी गैप 0 होता है। लेकिन जो सेमीकंडक्टर होता है इसमें देखो ये वैलेंसी बैंड है, ऊपर में ये कंडक्शन बैंड है, दोनों के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। तो ये हमारा सेमीकंडक्टर में होता है। लेकिन क्वेश्चन में है इंसुलेटर, तो देखो ये जो इंसुलेटर है इसका देखो ये वैलेंसी बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, दोनों के बीच में देखो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा है, इसीलिए हम इसका आंसर क्या होगा 5 से लेकर 15 के बीच में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट स्लिप 0, जब स्लिप 0 होता है एक इंडक्शन मोटर में तब टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, 0 रहेगा, या फिर बहुत ज़्यादा रहेगा, या फिर फुल लोड के साथ बराबर रहेगा, या फिर नियरली 0 रहेगा। तो इसका आंसर होगा जब एक इंडक्शन मोटर का स्लिप 0 होता है तब उसका टॉर्क भी 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो जो टॉर्क होता है पहले देखो स्लिप 0 कब होता है, स्लिप मीन्स देखो ये रोटर है और ये ऊपर में जो है स्टार्टर है। स्टार्टर तो रोटेट नहीं करता है लेकिन उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो रोटेट करता है, जिसका स्पीड को हम NS कहते हैं। और जो रोटर होता है ये इसका स्पीड को हम क्या कहते हैं, NR कहते हैं। जब दोनों का स्पीड इक्वल रहेगा मीन्स NS माइनस NR जब 0 होगा, मीन्स NS जितना होगा NR भी अगर उतना ही होगा तो दोनों को माइनस करने से 0 होगा, तब जाकर स्लिप 0 होता है। अगर स्लिप 0 होगा, देखो स्लिप 0 होने के बाद क्या होता है, ये जो स्टार्टर है इसका स्पीड और ये जो रोटर है इसका स्पीड, अगर दोनों का स्पीड इक्वल बराबर रहेगा तो फ्लक्स में कट नहीं होगा। देखो ये रोटर है ये स्टार्टर है, अगर ये जो स्टार्टर का जो फ्लक्स है ये बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमेगा, ये कम स्पीड में घूमेगा, तो इधर से जो फ्लक्स निकलता है ये इधर कट रोटर में कट हो सकता है। लेकिन दोनों का स्पीड बराबर होगा तो फ्लक्स कट नहीं होगा, जिससे कोई भी हमारा जो स्लिप होता है वो 0 होता है और इससे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्यू मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखो जो क्यू मीटर होता है वो कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल में, या फिर सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर सीरीज रेजोनेंस सर्किट, या फिर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट प्रिंसिपल में काम करता है। तो इसका आंसर होगा जो क्यू फैक्टर मीटर होता है जिसको हम क्यू मीटर भी कहते हैं वो हमारा सीरीज रेजोनेंस सर्किट प्रिंसिपल में काम करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। और जो क्यू फैक्टर होता है इसका फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्यू फैक्टर होता है इज इक्वल टू 1/R इंटू इंडक्टेंस डिवाइड बाई कैपेसिटेंस का रूट ओवर, ये आपको याद रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1/R L/C का रूट ओवर। तो ये सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्या होता है, देखो जब रेजिस्टर
और एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर सीरीज में कनेक्शन होंगे, और सीरीज में कनेक्शन होने के साथ साथ ये जो इंडक्टर है इसका जो रिएक्टेंस जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, और ये जो कैपेसिटर इसका जो रिएक्टेंस होता है जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, दोनों अगर इक्वल होंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों इक्वल होंगे, और तीनों रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर तीनों सीरीज में कनेक्शन होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, सीरीज रेजोनेंस सर्किट कहेंगे। और इसमें जो क्यू फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, 1/R मीन्स 1 डिवाइड बाई जो रजिस्टर है इसका वैल्यू इंटू एल बाई मीन्स इंडक्टेंस डिवाइड बाई कैपेसिटेंस का रूट ओवर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जेनोड डायोड इज इनवेरिएबली यूज्ड विथ। देखो जो जीनोड डायोड होता है उसको हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन करते हैं, या फिर रिवर्स बायस में कनेक्शन करते हैं, या फिर जीरो बायसिंग में, या फिर नॉन ऑफ द अबव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो जीनोड डायोड होता है उसको हम रिवर्स बायस में ही कनेक्शन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर हम उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन करेंगे तो ये जो जीनोड डायोड होता है वो एक नॉर्मल डायोड जैसा ही काम करेगा, लेकिन अगर हम इसको रिवर्स बायस में कनेक्शन करेंगे तब ये एक वोल्टेज रेगुलेटर जैसे काम करता है, इसीलिए हम इसको रिवर्स में ही कनेक्शन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये जो सिंबल है ये हमारा जीनोड डायोड का सिंबल है, देखो ये जेड जैसा नजर आ रहा है, इसको जीनोड डायोड कहते हैं, और इसको हम रिवर्स बायस में ही कनेक्शन करते हैं क्योंकि हमें वोल्टेज रेगुलेशन करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी इंक्रीज। देखो जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है वो नॉर्मल टू टाइप का होता है, एक होता है स्लीप रिंग टाइप, देखो ये वाला, ये जो स्लीप रिंग होता है ये स्लीप रिंग टाइप होता है, इसमें 3 स्लीप रिंग कनेक्टेड होता है। देखो जब हम इस स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करते हैं तो हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को ऐड करना होता है, या फिर सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ही ऐड करना होता है, या फिर सिर्फ एक्सटर्नल इंडक्टेंस को ही ऐड करना होता है, या फिर एक्सटर्नल कैपेसिटेंस को ऐड करना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम एक स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करते हैं तब हम उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको भी इंक्रीज करना होता है, और इंडक्टेंस को भी इंक्रीज करना होता है, ऐड करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, उसमें 3 स्लिप रिंग कनेक्ट होता है। जब हम उसका रेजिस्टेंस कनेक्ट ज़्यादा इंक्रीज करना होता है तब इस स्लिप रिंग हम क्या करते हैं ना, और ज़्यादा रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, जिससे इस रोटर का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, और उसके बाद क्या होता है ना, उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज नहीं करेंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज नहीं होगा, और रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए हमें इस स्लिप रिंग में हम रजिस्टर कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट द हॉट वायर इज मेड अप ऑफ। देखो जो हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो हॉट वायर होता है वो कौन सा मटेरियल का होता है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का होता है, या फिर निकल क्रोम का होता है, या फिर स्टेनलेस स्टील का होता है, या फिर प्लैटिनम इरिडियम का होता है। तो इसका आंसर होगा जो हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो हॉट वायर होता है वो प्लैटिनम इरिडियम का होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये हमारा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का है, और ये प्लैटिनम इरिडियम का क्यों होता है, क्योंकि जब प्लैटिनम इरिडियम होता है ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक बिना कोई भी नुकसान होकर भी ये सेफली ऑपरेट हो सकता है, इसलिए हम हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट में प्लैटिनम इरिडियम को हॉट वायर में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।